आपका यूनिट 5 का, जिसमें हम समझ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया के लोग किस तरीके से बाहर की कंट्रीज़ में जा रहे थे। तो देखिए, जिस तरीके से लेबरर्स या स्लेव्स पे जो बैन लगा दिया गया या लेबरर्स पे बैन लगा दिया गया, ठीक है, लेकिन स्मगलिंग ऑफ लेबरर्स होता था, यानी लॉ के अगेंस्ट जाके लेबरर्स को लेके जाया जाता था मॉरिशस और भी कंट्रीज में, ठीक है। तो कॉलोनियल जो अथॉरिटी थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, या जो भी यूरोप के लोग थे, वो तरीका ढूंढने में लगे हुए थे कि कौन सा ऐसा तरीका है जो इससे हम बैकडोर या कानून के पीछे से जाके एक तरीका मतलब अपनाए जिससे स्लेवरी हो सके, ठीक है, या स्लेव दास प्रथा जैसा ही कुछ हो, बस दास प्रथा उसे हम कहें नहीं, ठीक है। इसी से उनका आइडिया आता है किसका, इंडेंचर्ड लेबर का। तो बेसिकली जो इंडेंचर्ड लेबर डेवलप हुआ था, वो इसलिए डेवलप हुआ था बिकॉज जो ये ब्रिटिशर्स थे या जो अंग्रेज थे, उनको एक रास्ता चाहिए था जिसके थ्रू वो स्लेवरी तो चालू रखे, मतलब दास प्रथा का फिर अभी चालू ही रहे, लेकिन उसको दास प्रथा ना बोले, ठीक है। तो 1842 में इन लोगों को परमिशन मिल जाता है और ये लोग मॉरिशियस, कलकत्ता से, चेन्नई से, मुंबई से और कई जगहों से लेके लेबरर्स को जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो 5 सालों के लिए होता है, और 5 साल जब पूरा हो जाएगा तो जो भी लेबर गया है वो वापस आ सकता है। और इन लोगों को एक तरीका मिल गया कि वो अपनी जो स्लेवरी सिस्टम है उसको आगे भी चला के रखे, बिकॉज स्लेव से ज़्यादा या दास से ज़्यादा कोई बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी उनको। चीप लेबर मिल गया सक्सेसफुली। अब उनका जो जो एग्रीकल्चर का या प्लांटेशन का जो काम था वो हो जाएगा। उन लोगों ने आइडिया जो अपना आँख है वो इंडिया पे ही फंसा के रखा, बिकॉज इंडिया में उनको सब चीज़ें मिल रही थी, चीप लेबर मिल रहा था, यहाँ के लोग गर्मी वाले ट्रॉपिकल रीजन में रह भी सकते थे, और यहाँ का जो सिचुएशन उस टाइम पे था भारत का, पॉलिटिकली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, वो सब उनके फेवर में था, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट पास करती है एक्ट जिससे इमिग्रेशन अलग अलग वेस्ट इंडीज़ की जो कंट्रीज़ होते, मतलब वेस्ट इंडीज़ वगैरह में हो सके भारतीय लोगों का, मतलब बेसिकली उस कानून के द्वारा आप किसी भी देश में जाके आराम से काम कर सकते हो उसके हेल्प से। और बार बार जब भी जो भी इनको चाहिए होता था, जब भी प्रोविज़न को जिस हिसाब से वो करना होता था, रिवाइज करते रहते थे, ठीक है। और अपने हिसाब से जितना ज़्यादा, बस इनका एम होता था कि जो इनका बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट पे उनको लेके जाया करते थे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता, मतलब 5 साल 7 साल पूरा हो जाता, तो उनको घर की जो फ्री एक टिकट होती वापस आने की दे देते। चाहे तो वो वहाँ पे रह भी सकते थे, अगर वो रहे वहाँ पे आपको खाने को मतलब और रहने को मिलता था, और मेडिकल अटेंशन भी कहने के लिए मिल जाता था, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो मिल जाता था। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था वो मजिस्ट्रेट के सामने होता था, जो कि ब्रिटेन ही का होता था मोस्ट ऑफ टाइम क्या उन्हीं के होते थे। लॉ की आंखों में, कानून की आंखों में, ये दो पार्टीज के बीच में एक कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन सच बताया जाए तो बेसिकली पुअर लेबर और कॉलोनी यानी ब्रिटेन या यूरोप के लोगों के बीच में ये वो होता था कॉन्ट्रैक्ट, और कॉलोनी की अथॉरिटीज़ ही इसको हेड करती थी। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पे दो अनइक्वल पार्टनर्स थे, एक पुअर व्यक्ति था जो लाचार था, जिसके पास कुछ भी राइट्स नहीं थे, और एक तरफ सुपर पावरफुल ब्रिटेन या यूरोप की कंपनीज थी, ठीक है। तो बस मतलब ये सरप्राइजिंग नहीं आपको लगेगा कि सिर्फ कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से कुछ उनका लेना देना नहीं था, वो शोषित उतना ही करेंगे, परेशान उतना ही करेंगे, ठीक है। और ये शुगर प्रोडक्शन वगैरह यहाँ से जो लेबर गए उससे काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, और इंडिया से ही लेबरर्स बहुत लंबे समय तक जाते रहे ब्रिटिश एम्पायर के जो नीड्स थे उनको फुलफ़िल करने के लिए। और जो ये स्कीम था लेबरर्स को अब्रॉड भेजने के लिए, प्लांटेशन में काम करने के लिए, मतलब खेती में काम करने के लिए, तो बाद में शुरुआत में तो कंपनीज वगैरह थी, बाद में जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, बेसिकली बहुत सारे अथॉरिटी ऑफिसर्स वगैरह भी सेट हो गए कि लेबरर्स को कैसे भेजा जाएगा वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू टिंकर 5,20,000 जो इंडियन लोग थे वो फ्रेंच के अंदर, ब्रिटिश के बधुआ मजदूर फ्रेंच या ब्रिटिश लोगों के अंदर थे, उनके प्लांटेशन में, उनकी जो शुगर प्लांटेशन थी जहाँ पे मान के चलिए कि गन्ने की खेती होती थी, वहाँ पे काम करते थे, और अलग अलग देशों में। और बहुत सारे ऑफिशियल इस सिस्टम को देखते थे, फिर भी इस सिस्टम का मतलब बहुत सारे अधिकारियों को रखा गया था इस सिस्टम को बाकायदा चलाने के लिए, बट बहुत ज़्यादा शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता था यहाँ पे, और वो लोग लेबर्स को परेशान किया करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे।
देखिए, कुछ तो गवर्नमेंट ने मतलब अर्थात ब्रिटिशर्स ने लाइसेंस्ड रिक्रूटर रखे थे, मतलब ऐसे लाइसेंस्ड लोग जो लेबरर्स को लेके आएंगे। कुछ ऐसे थे जो एवे ही लोग थे, मतलब उनके पास कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं था, वो खुद ही बन गए थे। इनको आर्क कहते हैं। तो ये लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं था, ठीक है। और ये लोग ऐसे लोग थे जिनको बस पैसा कमाने से मतलब था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को पैसा कमाने से मतलब नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत सिस्टम, ये लोग तो और भी मतलब एक लेवल गिरे हुए थे। ये लोग कुछ भी कोशिश करते थे गांव वालों को डरा के, परेशान करके, उनको किडनैप करके कैसे भी उठाने की, मतलब किसी तरीके से। कई बार बोलते थे कि आपको हम मेला लेके जा रहे हैं, कई बार आपको कोई धाम पे लेके जा रहे हैं, आपको गांव में दिखाने लेके जा रहे हैं। और या ऐसी जगहों पे ये लोग जाके लोगों को भी उठा लेते थे, मतलब मान लीजिए कोई मेला में गए, वहां से गायब। मतलब ये सिचुएशन था उस टाइम पे, मतलब सोचने वाली बात है। उसके बाद कई तरीके से मीठी-मीठी बातें करके जो अनलाइसेंस्ड लोग थे, वो लोगों को फँसा लेते थे, बिकॉज़ ये ज़्यादातर इंडियन के थे। जो लाइसेंस थे वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही होंगे, पर जो अनलाइसेंस थे वो इंडियन थे। इंडियन लोगों की भाषा बोलते थे, तो उन लोगों को अच्छी बातें करके, अच्छा खाना वगैरह खिला के या कुछ इस तरीके का देके उनको मतलब अपने बातों में फुसला लेते थे। और लोगों को लेके जाते थे। और ये तो इन लोगों के पास अनलाइसेंस थे, इनके पास तो कोई पावर वगैरह नहीं थी, तो इनको जो अथॉरिटी थे, ऑफिसर्स थे जिनको ये लोग लेके आते थे बहला फुसला के, उनको सौंप दिया करते थे, ठीक है। और उन लोगों को खुद नहीं पता था कि वो जो पकड़ के लेकर लोगों को किडनैप करके या बहला फुसला के लाके या अथॉरिटीज़ को, ब्रिटिश अथॉरिटी को दे रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पैसा उनको मिल जाता था उसके बदले लोगों को लेके आने के लिए, और फिर पेपर वगैरह बना दिया जाता था ट्रैवल का, और उनको भेज दिया जाता था जिस भी कंट्री में भेजना चाहे। जितने भी इमिग्रेंट्स थे जो भारत से बाहर गए थे, वो बहुत मतलब गरीब गाँवों से, गाँव के लोग सिंपल थे, जो कि बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या करेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। बस इन लोगों को बेवकूफ़ बना के, कुछ बातें बता के, कुछ कहानियाँ सुना के फुसलाया गया होता था। ऑफ कोर्स कुछ लोग होते थे जो काम की नीड में होते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को फुसलाया ही गया होता था। और डिकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए, गांव में जो वर्कर्स लेबरर्स रह रहे थे, जो भारत से बाहर गए हुए थे, तो गांव में आपको जिस तरीके से पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा उनका जैसा भी आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, पर गांव में एक कास्ट सिस्टम चलता है। उनके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, लाइफ साइकिल रिचुअल्स होते हैं जब बॉर्न होते हैं। आपने जैसे कि हिंदू कल्चर्स के बारे में पढ़ रखा होगा, या हर रिलीजन में कुछ ना कुछ कल्चर होते हैं जिसमें आप बॉर्न होते हो तो सेलिब्रेट किया जाता है, मैरिज सेलिब्रेट किया जाता है, इवन डेथ को भी एक साइकिल की तरह देखा जाता है, उसमें बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल इंडियन जनरेशन मनाती है। आप किसी न किसी ट्राइब या कास्ट या किसी न किसी पोजीशन पे गांव में होते हो, सोशल पोजीशन, आपका सामाजिक जो स्टेटस होता है, जहाँ पे आपको एक रोल प्ले करना होता है, ठीक है। या तो आप घर में बड़े हो, गांव में बड़े हो, इस तरीके के रोल्स होते हैं। और उसी सिस्टम के आप मतलब रहने के आदी बन जाते हो, वो सिस्टम आपको पसंद होता है। सोचिए कि एक इंसान विलेज से है, गांव से है, जहाँ पे वो अपने कल्चर के साथ अपनी जो अपनी संस्कृति है, अपने गांव के लोग, अपने जाति, हर चीज़ से कनेक्टेड रहा है, ठीक है। और उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी अपने जाति से, अपने ट्राइब से या अपनी कम्युनिटी से, जो भी है जनजाति से, अलग नहीं देखी है। उस पर्सन के संस्कृति को, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसके धर्म को, उसके सब चीज़ जो उसको डिफाइन करता है, उससे अलग कर दिया जाए। तो देखिए, इंडियंस के लिए इसी वजह से इमिग्रेट करना, मतलब भारत से बाहर जाना, वो लेबर क्लास का, आसान नहीं था, बिकॉज पीछे वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहे थे, फैमिली के साथ साथ अपना विलेज, अपनी आइडेंटिटी, जो उनकी पहचान थी, ठीक है। जब उनको गाँव से लेके जाया जाता था, तो उनको मतलब एक, जिस तरीके से मैं बताया था कि सामानों की तरह उनको शिप में लाद दिया जाता था। और वो उनके दिल पे, उनके दिमाग पे बहुत बड़ा धक्का होता था। जहाँ पे वो कास्ट या किसी कम्युनिटी का हिस्सा होते थे, यहाँ पे वो सब कुछ ख़त्म हो जाता था। उनकी संस्कृति नहीं थी, वहाँ पे एकदम से आपको लाद दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, ठीक है। उसके बाद जब वो सी में, मतलब समुंदर के रास्ते जहाँ भी जा रहे होते थे, जिस भी देश में जा रहे होते थे, तो वो उनको एक अलग पर्सन बना देता था। क्योंकि मान लीजिए कि एक गांव का विलेजर, मतलब गांव का एक इंसान है, और वो अपने गांव से कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं
बाहर निकला हो, उसको 3 से 4 महीने के लिए या 2 से 3 महीने के लिए शिप में डाल दिया जाए। मतलब 2-3 महीने लग जाते थे ट्रैवल करने में दूर-दूर शिप के द्वारा, और वहाँ पे वो बहुत सारी हार्श रियलिटी देखे कि किस तरीके से उन लोगों को खाने-पीने की कमी की जा रही है, किस तरीके से जो शिप चला रहे हैं, चाहे जो भी शिप में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, कितनी बुरी तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। तो इस तरीके से अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले को मरता हुआ देख के उनको फिर फेंका जाना पानी में, ठीक है? बहुत ही मुश्किल हुआ करता होगा अगर आप इमेजिन भी करें तो। जो बच जाते थे यहाँ से उनको जहाजी भाई वो लोग एक-दूसरे को कहते थे पूरी ज़िंदगी। और उसके बाद इतना कुछ देखने के बाद भी जब इंडियंस वहाँ पे जाते तो प्लांटेशन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा उन लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया था। मतलब जो भी एग्रीकल्चर का काम वहाँ पे होता था, उसको इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है? इवन जैसे कि शुगर के प्लांटेशन में, किसी भी प्लांटेशन में जाते तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट हुआ इंडियन लोगों के जाने की वजह से, क्योंकि इसीलिए ये रीज़न था कि अंग्रेज़ चाहते थे ये बंधुआ मज़दूरी टाइप का सिस्टम या कॉन्ट्रैक्ट वाला हमेशा के लिए बना रहे। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी एरिया एक पर्टिकुलर जगह पे गए, और तो आपको ऑफर किया जाता था कि आप जब रिटर्न जाएंगे तो आपको मतलब पैसा कुछ दिया जाएगा। 1861 में वो लोग ऑफर कर रहे थे कि अगर आप और एक्स्ट्रा रुक गए तो आपको 10 एकड़ ज़मीन दिया जाएगा और साथ में पैसा भी दिया जाएगा, ठीक है? और बाद में 5 एकड़ ज़मीन और कुछ पैसा देने की बात की जाती थी अगर अपने फैमिली के साथ वो लंबा रह जाते, मतलब जहाँ पे जिस भी देश में गए हैं वहाँ पे ज़मीन देने की बात की जाती थी, ठीक है? तो जैसे कि ब्रिटेन के या कहीं के भी जो यूरोप के लोग थे जो इनको लेके जा रहे थे लेबर क्लास को, इनको यूज़फुल उनके लिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे और हार्ड वर्क करने के बदले उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते थे कि ज़मीन की जैसे बात की गई, ठीक है? तो इवन उनको चीप रेट में ज़मीन जहाँ पे भी खेती हो रही थी या जिस भी देश में लेके गए थे वहाँ पे बोलते थे कि सस्ता आपको ज़मीन दिलवा देंगे, ठीक है? तो आप फ्री लेबर बन के यहीं पे रहिए। और जैसे कि भारतीय लोग शुरुआत से जानते हैं कि ज़मीन की वैल्यू क्या होती है। देखिए हमारे कल्चर में ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि वो खुद एक कृषि के संबंधित समाज से आए थे। तो जब भी इस तरीके का सिस्टम या ज़मीन उनको ऑफ़र की जाती थी, तो वो वहीं पे आस-पास रहने के लिए मान जाया करते थे। या मान लीजिए कि मॉरिशस गए फॉर एग्जांपल और कहा अंग्रेजों ने कि आप यहाँ लंबा रुक गए तो हम आपको 5 एकड़ ज़मीन दे देंगे। तो वो उनके लिए वो लोग क्या करते थे कि वहीं पे रहना शुरू कर देते थे उस ज़मीन को लेके, बिकॉज़ ज़मीन की वैल्यू होती है, ठीक है? और उसी के आस-पास आप देखेंगे ज़्यादातर जहाँ पे भी अंग्रेज़ों का प्लांटेशन या किसी भी देश वालों का प्लांटेशन था, तो वहाँ पे वो लोग लंबे समय तक मतलब आस-पास छोटे-छोटे गाँव बस गए थे इंडियन लोगों के। और इवन आप कैरिबियन वगैरह में भी जाएँगे तो वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे इंडियंस रह रहे हैं। सो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सबके साथ शेयर करिए जो भी इस पर्टिकुलर पेपर को पढ़ रहा है, और प्लीज़ मेंबरशिप चैनल का जॉइन करिए हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स भी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? हैव अ नाइस डे।